नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा और संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। जैसा कि माना जाता है कि हिंदी मीडियम की अभ्यर्थियों के लिए इंटेंट नहीं बल्कि कंटेंट बहुत ज़्यादा समस्या बन के उभरती है। तो आज का एपिसोड जो है वो आपके कंटेंट की समस्या का एक बड़ा समाधान कैसे है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो सिक्किम है वो वर्तमान में अस्त व्यस्त के दौर से गुजर रहा है। सिक्किम की तिस्ता नदी में बाढ़ आई हुई है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है। अब सिक्किम और तिस्ता नदी दोनों परीक्षा के लिहाज से हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इस सीरीज में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। अब हम बात करेंगे जो भी राज्य चर्चा में रहेगा उस राज्य के बारे में विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से बात करने का मतलब क्या हुआ कि उस राज्य की भौगोलिक अवस्थिति देखेंगे, उस राज्य में क्या क्या विशेष है वो देखेंगे, साथ में वहाँ पहाड़, पर्वत श्रृंखलाएं, झील, नदियाँ, साथ में वहाँ पे कैसा कल्चर है, वहाँ पे कैसी मिट्टी है, वहाँ कैसी जलवायु है, वहाँ कैसी जैव विविधता मौजूद है, कौन से प्रमुख जीआई टैग मौजूद हैं, इसके साथ साथ वहाँ पे कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र जैसे वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें मौजूद है, सब कुछ देखेंगे। मतलब एक राज्य का सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम पहले राज्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो सिक्किम की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। सूचना क्या है देख लेते हैं। सूचना ये है कि संस्कृति आईएएस लेकर आ रहा है आपके लिए बीपीएससी का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्री और मेंस दोनों की कक्षाएं शामिल होंगी। कब से शुरू हो रहा है बैच? बैच शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर 2023 से, जिसकी फीस पर आपको दी जा रही है 50% तक की भारी डिस्काउंट। अब ये फीस उपलब्ध होगा मात्र 25,000 रुपए में, जिसका भुगतान आप किसके माध्यम से भी कर सकते हैं? तो ईएमआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोर्स में क्या क्या शामिल है? तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी। जब आप इस कोर्स को लेते हैं तो 1 साल तक आपके लिए वैलिड होगा, जिसे आप असीमित बार तक देख सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे और प्रत्येक सेगमेंट के जो नोट्स हैं वो आपको क्या कर दिए जाएंगे? तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको क्या करना है? तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क करना है या दिए गए नंबर पर कॉल करना है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के खबर पर। आज की खबर क्या है? सिक्किम से है। सिक्किम में बहुत ही दुखद घटना देखने को मिल रही है। लगातार जो तिस्ता नदी है वो बाढ़ की चपेट में आ गया है। साथ में एक लेक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है लोनाक लेक। लोनाक लेक जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अवस्थित है। कौन सा लोनाक लेक है? साउथ लोनाक लेक है। वहाँ पर लेक आउटबस्ट यानी झील के फटने की घटना देखी गई है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आंकड़े अब 100 लोग जो हैं वो अभी तक मिसिंग है, जिसमें 22 आर्मी मैन भी शामिल हैं। बहुत ज़्यादा इसमें जान माल की हानि हुई है। 3000 से ज़्यादा पर्यटक ऐसे हैं जो वहीं पे फंस गए हैं, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं सिक्किम जो है वो पर्यावरण के लिहाज से, अपने भौगोलिक अवस्थिति के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से बहुत ज़्यादा समृद्ध माना जाता है, इसलिए वहाँ पर्यटकों की संख्या भी लगातार बहुत ज़्यादा होती है। अभी 3000 पर्यटक वहीं फंसे हुए हैं और मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहाँ पर 26 जो है वो राहत कैंप भी लगाए गए हैं। आगे की स्थिति सुधरने की आशंका है, बताई जा रही है। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? तो हम बात करेंगे सिक्किम की, वो भी विस्तार में। देख लेते हैं सिक्किम में क्या क्या विशेष है। सबसे पहले वो देख लेंगे। सिक्किम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे किससे लगती है? ये है सिक्किम की अवस्थिति। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो आपको पूर्व में या दक्षिण पूर्व में क्या दिखाई देगा? तो भूटान दिखाई देगा। वहीं हम पश्चिम की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा? नेपाल दिखाई देगा। वहीं उत्तर की बात करें तो आपको स्वायत्त क्षेत्र चीन का तिब्बत दिखाई देगा। मतलब 3 देश है जिससे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती हुई नजर आती है। कौन कौन से 3 देश हैं? चाइना है, नेपाल है, भूटान है और साथ साथ में हमारा प्यारा भारत तो है ही। हमारे देश से कौन से राज्य की सीमा इससे लगती है? तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा दक्षिण में वेस्ट बंगाल की सीमा लगती हुई दिखाई देगी। आगे अगर हम बात करें सिक्किम की जनसंख्या की, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए यहाँ पे ये सेंसस जो है वो 2011 की जनगणना से लिया गया है।
यहाँ तक आपको जो दिखाई देगा वो यूटी दिखाई देगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देगा। वहीं हम बात करें सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के लिहाज से कौन सा है, तो सिक्किम ही है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरा बड़ा राज्य है। इसके इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला है। गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम ही। आगे बात करें तो यहाँ पर ऑर्किड की प्रजाति, यहाँ आप देख सकते हैं ये फूल की प्रजाति है, वो अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। वहीं हम बात करें कंचनजंगा की, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर आपको एक राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भारत का सबसे ऊंचा क्या है, तो नेशनल पार्क भी वहां पर मौजूद है। तो इतनी बातें हमने कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची झील मौजूद है, इसका नाम क्या है, तो सो लम्हाओ जो लेक है वो भारत की सबसे ऊंची लेक है। आगे बढ़ते हैं, ये भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा आधिकारिक भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो अंग्रेजी बोला जाता है, नेपाली बोला जाता है, सिक्किमी यानी भूटिया बोला जाता है, और लेप्चा भी बोला जाता है। यहाँ पे लेप्चा भूटिया जनजाति भी निवास करती है। केरल के बाद दूसरा सबसे बड़ा इलायची उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम ही है। वहीं हम बात करें बड़ी इलायची की, तो बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सिक्किम है। और बड़ी इलायची को ही, ये छोटी इलायची है और ये बड़ी इलायची है, अगर आपको नहीं पता है, ये चाय में डाला जाता है और ये मसालों में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी इलायची को जीआई टैग भी मिला है सिक्किम से, तो ये याद रखिएगा। बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम का है। और इलायची का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल है। और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो सिक्किम आता है। भारत का पहला ओडीएफ राज्य है। ओडीएफ का मतलब क्या हुआ, खुले में शौच जिसने सबसे पहले बंद किया, वो कौन सा राज्य है, तो सिक्किम राज्य ही है। वहीं आगे बात करें तो ये भारत का एकमात्र राज्य है जो पूर्णतः किस पर निर्भर है, तो जैविक कृषि पर निर्भर है। तो ऐसी इसकी विशेषता है कि ये पूर्णतः किस पर निर्भर करता है, तो जैविक कृषि पर निर्भर करता है। ये तो बात हुई कि सिक्किम की विशेषता क्या है। अगर हम सिक्किम की लैंग्वेज की बात करें कि कितने परसेंट लोग वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि एकमात्र राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आधिकारिक भाषाएं मौजूद है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो 62.6% जो है लोग हैं वो नेपाली भाषा बोलते हैं। वहीं हम बात करें दूसरी 7.6% जो लोग हैं वो सिक्किमी या भूटिया भाषा बोलते हैं। वहीं 6.5% जो लोग हैं वो लेप्चा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 6.6% जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वहीं 6.3% जो लोग हैं वो लिम्बू भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। आगे अगर हम बात करें किसकी, तो सिक्किम के इतिहास की बात करें तो पहले यहाँ पर चोग्याल वंश था। आगे अगर बात करें तो वर्ष 1950 में ये भारत का संरक्षित राज्य बना, और उसके बाद 1975 में जब जनमत संग्रह कराया गया तब ये भारत का राज्य बन गया था। ठीक है, पहले चोग्याल वंश का शासक था, उसके बाद भारत का संरक्षक राज्य बना, और उसके बाद ये भारत के राज्य की सूची में शामिल हो गया। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर के 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, किसकी बात की गई है, तो अक्षांश की बात की गई है, निम्नलिखित में से किस एक में से भी होकर गुजरता है। क्या पूछ रहा है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस और राज्य से भी होकर गुजरता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। देख लेते हैं कि जो अक्षांश है जो कहाँ से गुजरता है, सिक्किम से गुजरता है, वो अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है। तो आपको दिखाई देगा कि जो अक्षांश लगभग 28 डिग्री का है, ये ठीक है, 27 डिग्री 28 डिग्री का अक्षांश है जो कहाँ से गुजर रहा है, सिक्किम से गुजर रहा है। वो कहाँ से भी गुजरता है, तो राजस्थान से भी गुजरता है। पंजाब से गुजरता है क्या, नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन में क्या था, राजस्थान था, तो राजस्थान ही इसका सही उत्तर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है, यानी
जो अक्षांश है जो सिक्किम से भी गुजर रहा है वो और किस राज्य से गुजर रहा है, तो वही अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। आगे बात करें हम कौन कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर मौजूद है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपको देखिए यहाँ पर डिटेल मैप दिया हुआ है सिक्किम का। आपको दो हिस्से दिखाई देंगे सिक्किम के। यहाँ पे आपको नीचे दक्षिण में लेसर हिमालय का विस्तार भी दिखाई देगा और उत्तर में आपको ग्रेटर हिमालय का भी विस्तार दिखाई देगा। अगर प्रमुख श्रृंखलाओं की बात करें तो सिंगालीला रेंज दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? तो सिक्किम के पश्चिमी हिस्से में, दक्षिण पश्चिम हिस्से में क्या दिखाई देगा आपको? सिंगालीला रेंज दिखाई देगी, जिसका विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो नेपाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। भारत के दो राज्य हैं, कौन कौन से? सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आपको देखने मिलेगा, साथ ही साथ नेपाल में भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो डोंकिया रेंज है, डोंकिया रेंज कहाँ पड़ता है? तो डोंकिया रेंज पड़ता है यहाँ, ये उत्तर पूर्वी इलाके में पड़ता है। और डोंकिया रेंज की खास बात क्या है? जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के जो किंग राजवंश थे उनके बीच में 1890 में एक कलकत्ता कन्वेंशन हुआ था और इसी के द्वारा सिक्किम और तिब्बत की जो चुंबी घाटी है उसके बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। और पैमाना किसे माना गया था? तो डोंकिया रेंज को ही क्या माना गया था? आधार मानकर इन दोनों का विभाजन किया गया था, यानी तिब्बत और सिक्किम का विभाजन इसके माध्यम से किया गया था। इसलिए ये क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। वही हम बात करें माउंट पाहुनरी की, तो आपको यही उत्तर में माउंट पाहुनरी भी दिखाई देगा और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसका विस्तार आपको नेपाल में भी दिखाई देगा और सिक्किम में भी दिखाई देगा। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको बिल्कुल याद रखना है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा सिंगालीला रेंज, जो कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण पश्चिम के इलाके में पड़ता है। वहीं हमने पढ़ा डोंकिया रेंज, डोंकिया रेंज कहाँ पड़ता है? तो उत्तर पूर्व के इलाके में पड़ता है। वहीं हम बात करें किसकी? पाहुनरी रेंज की बात करें, पाहुनरी माउंटेन की बात करें तो ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। वहीं हम किसकी बात करें? कंचनजंगा की बात करें तो इसका विस्तार नेपाल और सिक्किम दोनों में है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे दर्रे मौजूद हैं। तो कौन कौन से दर्रे मौजूद हैं देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाथुला पास की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा इसलिए इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से होकर हम मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जो हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। वहाँ से भी इसका रास्ता निकलता है। इसके लिए एक अल्टरनेटिव और बनाया गया है, जो लिपू लेक पास है, वहाँ से भी हम मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन घूम के भी हम कहाँ जा सकते हैं? तो मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। इसलिए नाथुला दर्रा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ है नाथुला दर्रा? यहाँ पर है। देखिए आपको दक्षिण पूर्व के इलाके में आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा वो देख लीजिए। आपको चोला मिल जाएगा, नाथुला मिल जाएगा, जेलेपला मिल जाएगा, बटांगला मिल जाएगा और डोकाला मिल जाएगा। ये 5 दर्रे आपको दिखाई देंगे। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर डायरेक्शन में आपको जमाने के लिए कहा तो क्या क्या माना जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा चोला, फिर नाथुला, फिर जेलेपला, फिर बटांगला और फिर डोकाला, ये आएंगे। देखिए नाथुला क्या करता है? तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, यानी चीन से जोड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं जेलेपला की बात करें तो सिक्किम और चुंबी घाटी को जोड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं चोला की बात करें तो सिक्किम और ये भी तिब्बत को जोड़ता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा बात करें आगे किसकी, तो हम बात करते हैं बटांगला की बात कर ली। ये भी सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। डोकाला की बात की हमने, डोकाला भी किससे किससे जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता हुआ नजर आता है। वहीं पात्राला, पात्राला कहाँ है? तो आपको यहाँ पे पूर्व में इसकी अवस्थिति दिखाई देगी। पात्राला क्या करता है? तो सिक्किम की लाचुंग घाटी और तिब्बत की चुंबी घाटी को ये जोड़ देता है आपस में। वहीं डोंखाला की बात की जा रही है। डोंखाला कहाँ है? तो उत्तर में अवस्थित है। डोंखाला या डोंकिया दर्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। डोंकिया दर्रा क्या करता है? तो सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। वहीं नाकुला की बात की जा रही है, ये सीधा उत्तर में आपको देखने को मिलेगा। नाकुला क्या करता है? तो फिर सिक्किम को ये किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। वहीं चौटेन नियामा ला की बात की जा रही है। आपको यहाँ पे पश्चिम में
चौटिन नियामाला दिखाई देगा, ये किसे जोड़ रहा है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ रहा है। वहीं आगे आपको चियो भंजियांग दर्रा दिखाई देगा, यहाँ पे ये भी पश्चिम में अवस्थित है, तो ये सिक्किम और नेपाल को जोड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पर अवस्थिति है किसकी, तिब्बत की ऊपर में, और यहाँ पे अवस्थिति है किसकी, नेपाल की। तो इस तरफ जो भी दर्रे होंगे वो किसे जोड़ेंगे, तो नेपाल से जोड़ेंगे, और उत्तर में जो भी दर्रा होगा वो किसे जोड़ेगा, तो सिक्किम को किससे, तिब्बत से, यानी चीन से जोड़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम पूर्व की बात करें तो कौन कौन से दर्रे आपको दिखाई देंगे, तो डोंखाला दिखाई देगा, पात्रा दिखाई देगा, चोला, नाथुला, जेलेपला, बटांगला और डोकला आपको पासेस दिखाई देंगे। वहीं उत्तर की बात करें तो आपको डोंखाला तो दिखेगा ही, नाथुला दिखाई देगा, और साथ में आपको चोटन नियामा दर्रा दिखाई देगा। वहीं हम पश्चिम की बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा, तो चियो भंजियांग दर्रा आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें हमने की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम पे आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक दिन में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको सारे पीडीएफ कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो ग्लेशियर कौन सा महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर जेमू ग्लेशियर है, जो पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है, तो जेमू ग्लेशियर है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर की है, और जैसा कि मैंने बताया ये पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा क्या है, तो ग्लेशियर है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ कैसी मिट्टी मौजूद है, तो मिट्टी कैसी मौजूद है, अगर नीचे की बात करें यानी दक्षिण की बात करें तो आपको तराई मिट्टी दिखाई देगी। वहीं हम उत्तर और मध्य सिक्किम की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा, तो फॉरेस्ट सॉइल आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमुख नदियों की। नदियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जा चुका है। तिस्ता नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। तिस्ता नदी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियां है। अब दाएं तट और बाएं तट में डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, जैसे हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो मेट्रो जिस तरफ चल रही होती है, ट्रेन जिस तरफ चल रही होती है, तो वहां से एक आवाज आती है कि दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन जिस लोकेशन में जा रही है उससे बाईं तरफ क्या हो जाएंगे, दरवाजे खुलेंगे। वैसे ही नदी जिस ओर बह रही है उसकी बहाव की दिशा में खड़े हो जाइए। उसके बाद आप बाएं तट और दाएं तट की पहचान आसानी से कर पाएंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से शुरू हो रही है, तो चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से शुरू हो रही है, और इसका बहाव कैसा है, ऐसा हो कि ये कहाँ गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बहाव की दिशा में मैं खड़ी हूँ, बहाव की दिशा के इस तरफ कौन सा मिल जाएगा, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये हो जाएगी दाएं तट की नदियाँ, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये कौन सी हो जाएगी, बाएं तट की नदियाँ हो जाएंगी। तो तिस्ता जो है वो मेरे किस हाथ की तरफ है, दाएं हाथ की तरफ है, इसलिए तिस्ता कौन सी नदी होगी, दाएं तट की नदी होगी। ठीक है, तो कहाँ से निकल रही है, जो ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, चेमयुंग डुंग ग्लेशियर से निकल रही है। वहीं हम बात करें किसकी, तिस्ता नदी की, तो तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो आपको यहाँ पे चोलामू झील मिल जाएगा। चोलामू झील से ये निकल रही है। कौन, तिस्ता नदी निकल रही है, और कहाँ मिल जाती है जाकर, आखिर ये किसकी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है। तो जो भी सहायक नदियाँ निकलती है वो कहाँ मिल जाती है जाकर, तो मेन स्ट्रीम में जाकर मिल जाती है, यानी उनका माउथ कहाँ होता है, तो मेन स्ट्रीम में होता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिकाएं क्या होती हैं, जो एक बार नदी से बाहर निकल जाए तो वापस नदी में नहीं लौटती, तो उनका ओरिजिन कहाँ होगा, ओरिजिन होगा उस मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम उसका ओरिजिन होगा, लेकिन वो कहाँ जाकर गिरेगी ये निर्धारित नहीं है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में वापस नहीं आएगी। तो तिस्ता क्या है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और कहाँ से निकल रही है, तो चोलामू जो झील है वहां से निकल रही है, और कहाँ मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगर इसके सहायक नदी की बात करें तो प्रमुख सहायक नदी में आपको यहाँ पे दिख जाएगी रंगीत नदी। ठीक है, जो कहाँ पर अवस्थित है, तो जो आपको सिक्किम के पश्चिम डायरेक्शन में आपको दिखाई देगी। ये नदी जो है वो तिस्ता है, ये तिस्ता नदी है।
यहाँ पे आपको इसकी सहायक नदी दिख जाएगी रंगीत, और वहीं आपको दिखाई देगी एक और प्रमुख नदी है। दूसरी सहायक नदियों की बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कौन सी नदी, तो रानी खोला नदी मिल जाएगा। वहीं ये वाली जो स्ट्रीम है वो कौन सी स्ट्रीम है, तो रंगपो रिवर आपको मिल जाएगा। साथ में ही कौन कौन सी नदियों की बात की हमने, तिस्ता नदी की बात की। तिस्ता की सहायक नदी को, तिस्ता किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और तिस्ता की सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो रंगीत नदी की बात की, उसके अलावा हमने रानी खोला नदी की बात की और रंगपो नदी की बात हमने यहाँ पे की है। रंगीत नदी की बात करें तो सिक्किम में हिमालय के पहाड़ों से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, तो जैसा कि मैंने बताया माउथ क्या होगी, मेन स्ट्रीम ही होगी, तो तिस्ता नदी में ये मिल जाती है। प्रश्न देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2017 का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि तिस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। हमने क्या बात की, जो तिस्ता नदी है वो कहाँ से निकल रही है, तो चोलामू जो झील है वहां से निकल रही है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, कैलाश के पास से निकल रही है। चेम युंग डुंग ग्लेशियर जो है वहां से निकल रही है, मतलब दोनों का सोर्स सेम नहीं है। तो देख लेते हैं प्रश्न में ये जो ऑप्शन था वो क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। वहीं रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और वो तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो हमने बात अभी की कि कहाँ पर है रंगीत नदी, तो रंगीत नदी जो है वो किसकी, तिस्ता की सहायक नदी है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वहीं बात करें हम तीसरे कथन की, तिस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो देख लेते हैं कहाँ मिलती है ये, तो ये है आपकी तिस्ता नदी। यहाँ से आपको दिखाई देगा, एक मिनट, यहाँ आपको दिखाई देगा कौन सी नदी, तो आपको यहाँ पे तिस्ता नदी दिखाई देगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ये नदी जो है थोड़ा ध्यान से देख ले, तो ये नदी जो है वो तिस्ता नदी है। अब देखिए तिस्ता नदी सिक्किम से निकल रही है, फिर वेस्ट बंगाल से गुजर रही है, और फिर आगे बांग्लादेश के माध्यम से कहाँ गिर जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। लेकिन ये भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बना रही है क्या, तो नहीं बना रही है। तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा था कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाते हैं, केवल आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, केवल 2, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन सी झीलें मौजूद हैं। झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि सिक्किम के उत्तर पश्चिम में जो लोनाक झील है वहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटना देखी गई है। इस लिहाज से सिक्किम की सारी झीलें जो हैं वो परीक्षा के लिहाज से क्या हो जाते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम झीलों की बात करें, सिक्किम के प्रमुख झीलों की बात करें, तो उत्तर में आपको सबसे पहले दिखाई देगा सो लमाहू झील दिखाई देगा। देखिए सो लमाहू झील जो है वो विश्व की प्रमुख, सो लमाहू झील जो है वो विश्व के ऊंची झीलों में से एक है। याद रखिएगा, मैं बड़ी झीलों की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, ऊंची झीलों की बात कर रही हूँ। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और विश्व में भी जो ऊंचाई पर स्थित झील है उनमें से एक किसे माना जाता है, तो सो लमाहू झील को माना जाता है। वहीं दूसरी झील की बात करें तो आपको यहाँ पे गुरु डोंगमार झील दिखाई देगा। तो गुरु डोंगमार झील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिक्किम की सबसे बड़ी झील है। अभी हमने बात की किसकी, हमने बात की सो लमाहू झील की, जो सबसे ऊंची झील है। वहीं हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, गुरु डोंगमार झील की, जो क्या है, तो सिक्किम की सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सांग लाफू झील की, जो किसके दक्षिण में पड़ता है, तो गुरु डोंगमार झील के नीचे ही पड़ता है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैन मेचो झील।
ठीक से आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने बात की किसकी, तो सो लमाहो झील की बात की, उसके बाद हमने गुरु डोंगमार झील की बात की, उसके बाद हमने सांग लाफो झील की बात की, और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, तो मैन मेचो झील की बात कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे शोंगमो झील दिखाई देगा। तो अगर हम इसके नॉर्थ से साउथ का डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ से साउथ में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा सो लमाहो झील, उसके बाद गुरु डोंगमार झील, उसके बाद शांग लाफो झील, उसके बाद मैन मेचो झील, और उसके बाद आपको मिल जाएगा सोंगमो झील का लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। वही हम बात करें, ये हम बात किसकी कर रहे थे, तो ये हम सिक्किम के पूर्व की बात कर रहे थे। अगर सिक्किम के पश्चिम की तरफ चले तो आपको कौन कौन से झील दिखाई देंगे, तो आपको खेचे ओपलरी झील यहाँ पर दिखाई देगा। वहीं हम बात करें और कौन सी झील है, तो आपको दक्षिण में एक और झील दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, तो अरितार झील अवस्थित है। तो कितने झील की बात की हमने, तो हमने बात की खेचे ओपलरी झील की जो किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है। अरितार झील की बात की जो साउथ डायरेक्शन में है। सोंगमो झील की बात की जो कहाँ पड़ता है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। वही मैन मेचो झील की बात की तो ये भी आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। सांगलाफो बात की तो हमने ये ईस्ट डायरेक्शन में है। गुरु डोंगमार झील की बात की ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। और सो लामहोल झील की बात की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अवस्थित है। तो इतने झील की हमने बात किया। और हमने जो बात की थी स्टार्टिंग में ही बात की थी किसकी, तो हमने लोनाक झील की बात की थी। देखिए लोनाक झील आपको यहाँ पड़ेगा। लोनाक झील में ही क्या देखा गया है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की घटना देखी गई है, झील के फटने की घटना देखी गई है, जो एक तरीके का कैसा लेक है, तो ग्लेशियर लेक है जो कहाँ अवस्थित है, तो सिक्किम के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अवस्थित है। ये आपको क्या रखना है, तो ध्यान रखना है, गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लोनाक रिवर मिल जाएगी जो तिस्ता की सहायक नदी है। तिस्ता में ही आपको बाढ़ की घटना देखी है, जैसे ही ये झील यहाँ पर फटा है उसके कारण यहाँ पानी बहकर आया है और उसके बाद क्या हुआ है, तो तिस्ता नदी में बाढ़ देखने को मिला है। यहाँ पर एक डैम महत्वपूर्ण हो जाता है जो टूट गया है। कौन सा डैम है, तो चुंगथांग का डैम है। यहाँ से वाटर आउटबर्स्ट की घटना देखी गई है। लेक आउटबर्स्ट भी हुआ है और क्लाउड आउटबर्स्ट भी हुआ है। दोनों घटना साइमल्टेनियसली होने के कारण, एक साथ होने के कारण जो स्थिति है वो और ज़्यादा भयावह हो गई है। तो आपको पूरे डैम्स, आपको पूरी झीलें याद रखनी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा किसके लिहाज से, तो परीक्षा के लिहाज से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं उनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मंगन जिला दिखाई देगा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उसके बाद गंटोक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नामची दिखाई देगा साउथ सिक्किम में। ये 3 जिले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस घटना के द्वारा क्या हुए हैं, तो प्रभावित हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए सिक्किम के लगभग 35% क्षेत्र में, यानी 35% क्षेत्र में क्या बसा हुआ है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क अवस्थित है, जो सबसे ऊंचा नेशनल पार्क भी है। इस लिहाज से आपको क्या याद रखना है, कंचनजंगा को भी याद रखना है और कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी याद रखना है। कंचनजंगा, इसकी बात हमने पहले की है। कंचनजंगा क्या है, तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, देख लेते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ है। सबसे पहले हम बात करें तो उत्तर में आपको दिखाई देगा फार्म बोंगलो वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फार्म बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखाई देगा। वहीं हम उसके नीचे बात करें तो आपको दिखाई देगा सिंगबा रोडोडेंड्रोन वन्य अभ्यारण्य दिखाई देगा। तो ये आपका है सिंगबा रोडोडेंड्रोन वन्य अभ्यारण्य। उसके नीचे आपको दिखाई देगा क्यांग गोशला अल्पाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको दिखाई देगा। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ इसकी लोकेशन देख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो क्यांग गोशला अल्पाइन अभ्यारण्य मिल जाएगा। और उसके नीचे आप जस्ट देखेंगे तो आपको पंगोलाखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं हम वेस्ट की बात करें तो हमको क्या देखने को मिला था, तो कंचनजंगा
राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिला था। वहीं हम बात करें तो उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा पश्चिम में ही मैनम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे किताम बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगा और उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा बारसी रोडोडेंड्रॉन का लोकेशन। तो यहाँ पे कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मौजूद हैं? तो यहाँ पे आपको उत्तर में 1 2 3 4 और इस तरफ 5 6 7 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी और एक प्रमुख नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, जैसा कि कावेरी नदी के संदर्भ में पूछा गया था कि कावेरी नदी बेसिन में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या संरक्षित क्षेत्र मौजूद है, वैसे ही तिस्ता नदी के किनारे कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या संरक्षित क्षेत्र मौजूद है। इस तरीके के प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं। इस लिहाज से आपका ये जो संरक्षित क्षेत्र है वो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें किसकी? आगे बात कर लेते हैं सिक्किम की जैव विविधता की। कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ की जैव विविधता कैसी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तिब्बती गजेल की, जो यहाँ पर पाया जाता है। ये क्या है? तो मृग की एक प्रजाति है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाया जाता है और उत्तरी सिक्किम में पाया जाता है। IUCN स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है ये। और वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 की बात करें तो ये अनुसूची 1 में आता है। वहीं आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हिमालयन गोरल की। हिमालयन गोरल भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें कि इनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है, तो नेपाल में है, चीन में है, पाकिस्तान में है और भूटान में भी ये पाए जाते हैं। वहीं IUCN स्टेटस की बात करें तो ये नियर थ्रेटेंड है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 3 में ये जीव आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हिमालयन कस्तूरी मृग की। हिमालयन कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें तो पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान में दिखाई देंगे। वहीं हम भारत के राज्यों की बात करें तो ये आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जाता है। ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर अल्पाइन वातावरण में निवास करते हैं। वहीं IUCN स्टेटस की बात करें तो ये जो जीव है वो क्या है? एंडेंजर्ड है। कस्तूरी मृग की बात यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर बात करें हम हॉग बेजर की तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम के अलावा असम में, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बात करें तो ये मंगोलिया, इंडोनेशिया, चीन और म्यांमार में पाए जाते हैं। और इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो ये थ्रेटेंड है। ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, माफ कीजिएगा, ये नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं किसकी? अगर हम बात करें हिमालयन सीरो की, हिमालयन सीरो जो है वो बकरी, गधा, गाय और सुअर के संकर प्रजाति यानी हाइब्रिड है, क्रॉस है ये, कि हम इसे देखेंगे तो हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये किस प्रजाति के निकट है, क्योंकि ये क्या है? मिले जुले रूप में दिखाई देते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालयन क्षेत्र में पाए जाते हैं और 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर इनकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। सिक्किम के अलावा और कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम इसे देखें तो आपको नेपाल, म्यांमार और भूटान में इसकी अवस्थिति दिखाई देगी। IUCN स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो ये अनुसूची 1 का हिस्सा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, बिट्टू रोंग की बात कर लेते हैं। ये सिक्किम में तो पाए जाते हैं, साथ में असम में भी पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देखें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और चीन में पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस क्या है? तो वल्नरेबल है। वहीं हम बात करें चीनी पेंगोलिन की तो ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पूर्वी नेपाल का हिस्सा है। भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, वियतनाम और थाईलैंड में आपको ये जीव देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें कि कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं ये सिक्किम के अलावा, तो अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मेघालय में और नागालैंड में दिखाई देगा। IUCN स्टेटस क्या है? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आगे बात कर लेते हैं किसकी? लाल पांडा की। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिक्किम के लिहाज से लाल पांडा क्यों प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण भी है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो नेपाल, भारत, भूटान, म्यांमार, दक्षिणी चीन में आपको ये देखने को मिलेंगे। वहीं कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? तो सिक्किम के अलावा ये असम में भी पाए जाते हैं और मेघालय में भी पाए जाते हैं। वहीं हम आगे बात करें IUCN स्टेटस की तो एंडेंजर्ड है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो ये अनुसूची 1 का हिस्सा है।
आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, केसर ए हिंद तितली की, जिसे और क्या कहा जाता है तो टीनोपाल्पस इंपीरियलिस कहा जाता है। ठीक है, ये इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है तो नियर थ्रेटेंड है। वहीं हम बात करें हिम तेंदुआ की तो नाम से ही पता चल रहा है, हिम यानी बर्फ, बर्फ यानी ऊंचाई पर ही ये पाए जाते होंगे। ये किन राज्यों में पाए जाते हैं तो जहां ठंड अधिक पड़ती है उन राज्यों में पाए जाते हैं। कौन से हैं तो जम्मू और कश्मीर जो यूटी है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में तो आपको देखने को मिलेगा। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो ये किस में पाए जाते हैं तो अनुसूची 1 का हिस्सा है। और साइट्स की बात करें तो ये परिशिष्ट 1 में आते हैं। तो इतने जीवों की बात हमने की है। ये जैव विविधता कहाँ की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सिक्किम की, और कुछ अन्य राज्यों में भी पाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करनी है तो कंपाइल करते चलनी है जब आगे हम दूसरे राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से जीव जो हैं वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी पाए जाते हैं या उनकी विशेषता है, ये आपको कहाँ बताना है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, यहाँ के त्यौहार बहुत ही कलरफुल हैं। त्योहारों की बात करें तो कुछ नेपाल से नज़दीक नज़दीक पड़ते हैं और कुछ तिब्बत की कल्चर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मिले जुली संस्कृति मौजूद है। जैसे हम बात करें बुद्ध पूर्णिमा की, यहाँ मनाया जाता है, द्रुपका तेशी मनाया जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इसका एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। आर्ट एंड कल्चर के जो त्यौहार है, कौन कौन से फेस्टिवल मौजूद है, तो ये बात हम सेपरेटली कर लेंगे वहाँ पर। तो कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है, द्रुपका तेशी मनाया जाता है, फांग लहाबसोल मनाया जाता है। वहीं हम बात करें बुमचू मनाया जाता है, लोसर दासेन मनाया जाता है। वहीं आगे बात करें तिहार मनाया जाता है। नेपाल का जो दिवाली होती है उसे तिहार कहा जाता है, और ये भी यहाँ पर क्या की जाती है तो मनाई जाती है। और साथ में लोसुंग फेस्टिवल मनाया जाता है। कभी भी सिक्किम की यात्रा करें तो इन त्योहारों के समय करें तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ की एक चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। वो कौन सी चित्रकला है तो थांगका चित्रकला है, जो केवल सिक्किम में ही नहीं बल्कि आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी दिखाई देगी, और लद्दाख में भी आपको ये देखने को मिलता है। देखिए, थांगका चित्रकला किसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के माध्यम के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सफेद सूती के कैनवास में ये चित्र उकेरे जाते हैं, और ये चित्र जो होते हैं उनमें जो इस्तेमाल किया जाता है रंग का, वो प्राकृतिक रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस होता है। मतलब लाल कलर क्या शो कर रहा है, सफेद कलर क्या शो कर रहा है, उनकी सभी क्या होती है, अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है। आगे बात करें किसकी तो यहाँ पे एक चॉकसेट टेबल बहुत प्रसिद्ध है। ये एक प्रकार का फोल्डेबल टेबल होता है जिसे फोल्ड किया जा सकता है, और इसमें बहुत सारी चित्रकारियां आपको देखने मिलेगी, जिसमें क्या क्या शामिल होता है जैसे कमल, कमल मंडल होता है, मछली और तथागत बौद्ध के चित्र यहाँ पर क्या किए जाते हैं, उकेरे जाते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये किसका है तो चॉकसेट टेबल का ही है। सिक्किम में प्रमुख जो जीआई टैग्स है वो कौन कौन से हैं, बड़ी इलायची है और लाल चेरी मिर्च है। देखिए, बड़ी इलायची जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है तो सिक्किम ही है। वहीं इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है तो केरल है, और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है तो सिक्किम आता है। जीआई टैग जो मिला है वो इन 2 बड़ी इलायची और लाल चेरी मिर्च के लिए सिक्किम को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है, सिक्किम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कह रहा है, सिक्किम भारत का पहला ओडीएफ राज्य है। ओडीएफ राज्य का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर पूर्णतः जो खुले में शौच करना क्या है, प्रतिबंधित हो चुका है। तो क्या कथन कह रहा है, सिक्किम भारत का पहला ओडीएफ राज्य है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची झील सोलमहो सिक्किम में अवस्थित है। वहीं तीसरा कथन क्या कह रहा है, गुरु डोंगमार झील सिक्किम की सबसे बड़ी झील है, ये कह रहा है। प्रश्न क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन क्या है आपके, केवल 1, केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3। इसमें से कौन सा सही है ये तो बताना ही है, और गलत है अगर कोई कथन तो क्यों गलत है ये भी क्या बताना है आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रश्न जब आप हल करते हैं तो ये समझ में आता है कि आपको कितनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इससे पढ़ने और पढ़ाने दोनों में मज़ा आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बात की किसकी तो हमने सिक्किम की भौगोलिक अवस्थिति की पूर्णतः बात कर ली है।
पर्वत देखी, नदियाँ देखी, कौन-कौन सी झीलें महत्वपूर्ण हैं वो देखे, कौन-कौन से जो क्षेत्र है वो खबर में आ गए हैं वो भी देखे, प्रमुख दर्रों की बात की, संरक्षित क्षेत्र देखे, यहाँ का कल्चर थोड़ा-सा हमने देखा है, चित्रकला देखा और साथ में जीआई टैग भी देखा और ये भी देखा कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें यानी सिक्किम राज्य में कौन-कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे इसी एपिसोड में हम ये भी देख लेंगे जो भी राज्य चर्चा में रहेगा उसका इसी तरीके से क्या किया जाएगा, विस्तृत वर्णन कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें और पढ़ते रहिए। शुक्रिया।